गुड इवनिंग ऑल। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मैकटेक पर स्वागत करता हूं। सो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। तो उसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक्सियल लोडिंग डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, और इस एक्सियल लोडिंग डायग्राम से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। एज वी ऑल नो डेट वी आर डिस्कसिंग कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन CTQ। ओके, CTQ। तो सबसे पहले एक्सियल लोडिंग डायग्राम। एक्सियल लोडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी टेंसाइल और एक होती है आपकी कंप्रेसिव। ठीक है, टेंसाइल को हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एंड कंप्रेसिव को बोलते हैं टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। अगर इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, अवे जाएगा तो ये टेंसाइल हो जाएगा, टूवर्ड्स आएगा तो ये कंप्रेसिव हो जाएगा। टेंसाइल इन नेचर एंड इट इज इन कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। एक्सियल लोडिंग डायग्राम को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब देखो, जैसे कि ये वाला मेंबर है, इस वाले मेंबर में ये फोर्स है। हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो इस पे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक मेंबर है, इस पे एक फोर्स ये लगा और एक फोर्स ये लगा। ठीक है, फोर्स कहना यहाँ पे सीधे एक लोड ये लगा P नाम का, एक लोड ये लगा P नाम का। तो इस क्रॉस सेक्शन में मुझे पता है कि इस पे जो एक्सियल लोड लग रहा है वो PP मैग्नीट्यूड का लग रहा है, जो कि टेंसाइल इन नेचर है। ठीक है, लेकिन कभी इन केस अगर इसी मेंबर को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, देखिए ऐसे, और इस पे मैं लगा देता हूँ 3P, तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस इंटरमीडिएट क्रॉस सेक्शन पे लगने वाला एक्सियल लोड वो 3P है, क्योंकि इस इंटरमीडिएट क्रॉस सेक्शन पे एक पार्ट इसका भी होगा और एक पार्ट इसका भी होगा। इस कंडीशन में ये जो 3P है वो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपको एक फील समझ आ रही है कि एक्सियल लोडिंग डायग्राम को हमको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हमको इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कभी कभी मल्टी एक्सियल लोडिंग मेंबर हमको मिल जाते हैं, जहाँ पे बिटवीन द क्रॉस सेक्शन हमको एक्सियल लोड लगे मिल जाते हैं। तो उन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शंस पे किस तरह एक्सियल लोड वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सियल लोडिंग डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये भी हो जाता है। ठीक है, अब एक्सियल लोडिंग डायग्राम बना लेंगे, लेकिन इस पे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एक डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उस डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिएगा। ये जो डेफिनेशन है, देखो, किसी भी मेंबर पे 4 फोर्स लग सकते हैं। पहला एक्सियल लोड, दूसरा शियर फोर्स, तीसरा बेंडिंग मूवमेंट और चौथा ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये 4 फोर्स लग सकते हैं किसी भी एक मेंबर पे, ये 4 फोर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मैं जनरलाइज डेफिनेशन बोल रहा हूँ, और इस जनरलाइज डेफिनेशन में शब्दों का हेर फेर करके हम चारों को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखिएगा, इक्विवेलेंट लोड at any arbitrary cross section is equal to algebraic sum of corresponding load either on the left side of that cross section or on right hand side of that cross section। इसका मतलब है कि अगर एक मेंबर है और ये कुछ भागों में मैंने बांट दिया है, इधर लग रहा है 3P, इधर लग रहा है 2P, इधर लग रहा है P, इधर लग रहा है 4P और इधर लग रहा है 3P। मुझे अभी नहीं पता कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मैंने आपको जनरली एक रफली आपको दिखा दिया है। तो अब मुझे इसमें बोला है कि इक्विवेलेंट लोड, इसकी जगह लिखूंगा मैं एक्सियल लोड एट एनी आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन। कि मेरे में कितने क्रॉस सेक्शन है, A B C D E, मेरा 5 क्रॉस सेक्शन है। किसी भी एक आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन पे
एक्सियल लोड कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे आइदर, फॉर एग्जांपल मुझे BC मेंबर में चाहिए, तो मैं BC मेंबर को 20 से काटूंगा और मैं बोलूंगा आइदर समेशन ऑफ द एक्सियल लोडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन और समेशन ऑफ द ऑल इक्विवेलेंट लोड यानी कि ऑल एक्सियल लोड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो हमारे नेट एक्सियल लोड उस क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब तो होगा आपकी थ्योरी की बातें बहुत सारी हो गई। अब आते हैं पर एक न्यूमेरिकल पे। तो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में एक मेंबर दिया हुआ है, ए क्रॉस सेक्शन B C एंड D। इस पे एक्सियल लोड है 50 किलो न्यूटन, बी पे लग रहा है 80 किलो न्यूटन, सी पे लग रहा है इतना इतना इतना। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है आपको, डिटरमाइन करना है आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है आपको एक्सियल लोडिंग डायग्राम और एक्सियल लोड एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन और डेल्टा एल टोटल। डेल्टा एल टोटल का मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखेंगे हम ये देखेंगे अगर मुझे डेल्टा एल टोटल निकालना है तो डेल्टा एल टोटल क्या होता है, PL अपॉन AE। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ PL अपॉन AE होता है। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी। डेल्टा एल इजिकल टू PL अपॉन AE होता है। नाउ इस इक्वेशन को लगाने के लिए मेरे को दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। डेल्टा एल इज इक्वल टू PL अपॉन AE सेटिस्फाई कंडीशन, सबसे पहला प्योर एक्सियल लोडिंग होनी चाहिए एंड सेकंड प्रिज्मेटिक एंड तीसरा होमोजीनियस मटेरियल होना चाहिए। तो देखो प्रिज्मेटिक यानी कि एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, तो एरिया अपना 1000 mm² है, ये वाली एजम्पशन हमारी वेरीफाई होती है। लेकिन प्योर एक्सियल लोडिंग AB में 50 लग रहा है, BC में नहीं कह सकता B पे कितना लग रहा है, C पे नहीं कह सकता कितना लग रहा है, D पे नहीं कह सकता कितना लग रहा है। लेकिन हाँ D पे मैं कह सकता हूँ 10 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड लग रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत। लेकिन C और D पे प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। होमोजीनियस, यहाँ पे हमें E की वैल्यू दे रखी है आपकी 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन mm का स्क्वायर। तो यहाँ पे होमोजेनिटी वाला एजम्पशन भी हमारा सेटिस्फाई कर, लेकिन हमारा प्योर एक्सियल वाला एजम्पशन नकार देता है कि आप इस इक्वेशन को अभी अप्लाई नहीं कर सकते। आपको हर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आपको एक्सियल लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप PL अपॉन AE का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ ALD बनाने के लिए मुझे पहले क्या क्या चाहिए पड़ेगा, मुझे क्रॉस सेक्शन A पे एक्सियल लोड की वैल्यू चाहिए, B पे एक्सियल लोड की वैल्यू चाहिए, C पे एक्सियल लोड की वैल्यू चाहिए और D पे भी एक्सियल लोड की वैल्यू चाहिए। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, मैंने कहा था एक्सियल लोड, मैंने क्या बोला था, इक्विवेलेंट लोड, और इक्विवेलेंट लोड को आपको हटा के लिखना है एक्सियल लोड एट एनी आर्बिटरी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ करस्पॉन्डिंग लोड आइदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन और एट द राइट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब मैं जाता हूं तो मैं कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेशन ऑफ एक्सियल लोड एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। पहला PA इज इक्वल टू ये मेरा मेंबर 1 है, ये मेरा मेंबर 2 है, ये मेरा मेंबर 3 है। P1 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन टेंसाइल। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज दैट PAB। नाउ सेकेंड, नाउ PBC इज इक्वल टू P22 इज इक्वल टू PB। इसको मैं 20 से ऐसे डिवाइड करूंगा और मैं इसको ऐसे छुपा दूंगा। ठीक है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ है। तो अब मैं बोलूंगा कि सम ऑफ द एक्सियल लोडिंग आइदर ऑन द राइट साइड
और आइदर ऑन द लेफ्ट साइड, इनका समेशन हमारे इस क्रॉस सेक्शन पे लगने वाले एक्सियल लोड के बराबर होगा। ठीक है, तो देखा मैंने 50 लग रहा है टेंसाइल यानी कि प्लस का 50 लेकिन माइनस का 80, इसका मतलब माइनस का 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। तीसरा P33 और PC इज इक्वल टू PCD इज इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे काटा, इसको मैंने छुपाया, फिर से मैंने बोला एक्सियल लोड, एक्सियल लोड यानी कि, और यहाँ पे बोलूँ इक्विवेलेंट लोड यानी कि मैं बोलूँगा एक्सियल लोड एट एनी आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सियल लोड आइदर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन और आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसमें मैं देखूंगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे को 1 2 3 एक्सियल लोड मिले और राइट पे मुझे सिंगल एक एक्सियल लोड मिलेगा। तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा जहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, तो मुझे कम मेहनत क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो 10 किलो न्यूटन हमारा कंप्रेसिव, हमारा PCD आ गया, जो कि हमारा P33 के बराबर होगा। तो ये आ गए मेरे लोड, किस सेक्शन में कितने लोड लग रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया हमारा तरीका, लेकिन मुझे एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाना है। तो एक्सियल लोडिंग डायग्राम कैसे बनाऊंगा, अब मुझे आप ध्यान से देखिएगा। ये मेरा बार है, ठीक है, हो गया मेरा बार, मेंबर बार नहीं बोलूँगा, मेंबर बोलूँगा मैं इसको। ये हो गया 50 किलो न्यूटन, इस तरफ लग रहा है 80 किलो न्यूटन, इधर लग रहा है आपका 20 किलो न्यूटन और इधर लग रहा है आपका 10 किलो न्यूटन। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर आप ऐसे ऐसे बनाएंगे तो आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो इसका क्रॉस सेक्शन कौन से प्लेन में होगा, इसका क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल प्लेन में होगा। प्रोफाइल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन बता देता हूँ आपको। ये मेरा एक क्यूबॉइड है, अब ध्यान से देखें, मैं इधर से बहुत एक बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सामने से देखेंगे तो ये वाली जो चीज़ देखिए, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। सामने देखने पे ये वाला प्लेन मेरे साइड में आएगा, यानी कि साइड में आने का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरा चार्जर है, तो ये आपका अगर एक क्रॉस है, तो ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये वाला प्लेन मेरा प्रोफाइल प्लेन है, और ये जो आपको ऊपर, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो ये आपके लिए अब हो गया वर्टिकल प्लेन, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है। ये साइड वाला आपका होगा प्रोफाइल प्लेन और ये ऊपर वाला हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं इस तरह बात करता हूँ तो ये चीज़ आपकी जो है, ये चीज़ आपकी हो गई वर्टिकल प्लेन, साइड वाला जो हो गया आपका होगा प्रोफाइल प्लेन, और ऊपर वाला और नीचे वाला होगा आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो 3 प्रकार के प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। तो ये जो मेंबर हमको दिखा रही है, हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है। हॉरिजॉन्टल में ये वाला जो प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन यानी कि जो इस पे एक्सियल लोड लग रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू कौन से प्लेन होंगे, प्रोफाइल प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, 50 किलो न्यूटन हमारा एक्सियल है, तो ये टेंसाइल को दिखाएगा ऊपर वाला, और ये पॉजिटिव है, और नीचे वाला नेगेटिव है जो कि कंप्रेसिव को दिखाएगा। और इस साइड वाले मेरे पॉजिटिव होंगे और इस साइड वाले मेरे नेगेटिव होंगे। ये आपको साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है कि ये जो मैंने ले लिया वही ले लिया। आप अपने हिसाब से भी इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली हम इसको ऐसे लेते हैं, और जो बुक्स हैं हमारी स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं सोम की, उसमें ऐसी प्रकार से लिया गया है, तो हम इसको ऐसे ही सीखना चाहेंगे। ठीक है, कोई बेमतलब में ज़्यादा हेडेक पालना चीज़ों का। ठीक है, 50 किलो न्यूटन टेंसाइल है, ऊपर जाएगा, ये आ गया 50 किलो न्यूटन। ओके, ए B, C and D. From one end to the next cross section, the line should be horizontal. यानी कि A से लेके B तक कितना लोड है, अभी 50 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड लगा हुआ है।
बी पे 80 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव नेगेटिव 50 और 30 किलो न्यूटन, ये आ गया आपका बी। फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इट शुड बी एन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके ठीक है, ये आ गया आपका 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन, यानी कि ये आ गया आपका 20 किलो न्यूटन। और ये आपका आ गया सी। फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इट शुड बी एन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू दी दिस लाइन, पैरेलल टू दी। ओके, और ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन, सॉरी 30 से 20 जाएगा तो ये आपका 10 किलो न्यूटन बचेगा, 10 किलो न्यूटन बचेगा। और ये आपका 10 और जाके यहाँ पे मर जाएगा और यहाँ पर सेक्शन डी आ जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये डायग्राम जो आपका बना ये आपका एक्सियल लोडिंग डायग्राम, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। अब एक्सियल लोडिंग डायग्राम की कुछ मैं आपको खास बात बताता हूँ, ठीक है? कुछ खास बात पहले बताता हूँ। जो एक्सियल लोडिंग डायग्राम होता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हमको एक एक्सियल लोडिंग डायग्राम दे देगा और एक्सियल लोडिंग डायग्राम से हमसे पूछ लेगा कि बताइए कि इस इमेजिनरी मेंबर पर कितने एक्सियल लोड लगे हैं। भाई साहब, एक्सियल लोड डायग्राम से मैं नंबर ऑफ एक्सियल लोड ऑन अ मेंबर कैसे निकालूंगा? तो इसका मतलब है द नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस इन दी axial loading diagram represents the number of axial loads in the member। कैसे? देखिए, एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, तीन वर्टिकल लाइन एंड चार वर्टिकल लाइन। तो कितने होने? चार। 1 2 3 4। कोई शक? कोई शक नहीं। सेकंड, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैंने जो एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाया है वो सही है कि गलत है? तो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एक्सियल लोडिंग डायग्राम का एंड पॉइंट इफ मीट्स एट जीरो लाइन, यानी कि ये मेरा जीरो लाइन है, देखो स्टार्ट जहां से हुआ और खत्म भी उसी लाइन पे हो गया, तो इस डायग्राम में अगर ऐसा होता है देन आर ALD इज करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात और, ये जो हाइट है, दिस हाइट दी height of the ALD डायग्राम्स और वर्टिकल लाइंस की जो हाइट है शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल लोड। अब कई लोग बोलेंगे सर यार इस पे 80 लगा हुआ है, लेकिन सर इस पे यहाँ पे 50 दिखा रहा है और यहाँ पे ये 30 दिखा रहा है, तो कुछ चीज समझ सी नहीं आ रही है। देखो, इस 50 का क्या मतलब है? इस 50 का मतलब है कि जब ये क्रॉस सेक्शन AB के लिए जाएगा तो AB पे जो एक्सियल लोड लग रहा है वो 50 टेंसाइल लग रहा है। क्या लग रहा है? 50 टेंसाइल लग रहा है। और जब यही क्रॉस सेक्शन जब BC के लिए जाएगा, तो इस पे जो लग रहा है वो 30 कंप्रेसिव का 30 किलो न्यूटन लग रहा है। कुछ समझ आया? नहीं आया? सुनो ध्यान से। ये जो 80 है आपका, ये 80 किलो न्यूटन, ये 50 किलो न्यूटन टेंसाइल और 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव में लगा हुआ है। इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूँगा, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करूँगा। किसका डायग्राम का यूज करूँगा? फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करूँगा। देखो, हमारे पास मेथड्स कितने हो गए? पहला तो हो गया मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन से आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे एक्सियल लोड निकाल सकते हो। दूसरा मेथड हो गया आपका एक्सियल लोडिंग डायग्राम बना के, यही मैंने आपको बता दिया। एक्सियल लोड डायग्राम के कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिए। तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम, और ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए, ये हो गया मेरा एक मेंबर,
ये हो गया मेरा दूसरा मेंबर और ये हो गया मेरा तीसरा मेंबर, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। यहाँ तक सॉरी गलत हो गया। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। सी का सी रहेगा, मैं फिर से बनाता हूँ, रुको। ये हो गया आपका ए, ये आपका दूसरा मेंबर हो जाएगा, ये तीसरा। हम एक सिंगल मेंबर को हम 3 प्रिज्मेटिक मेंबर ट्रीट करके चलें, क्योंकि हमें तीन क्रॉस सेक्शन हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी, हो गया सी, ये हो गया सी और ये होगा डी हो गया। ये अपनी नॉर्मल एक्सेस हो गई, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना, इस पे लगने वाला फोर्स कितना है? 50 किलो न्यूटन। कोई शक? 50 किलो न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्योर एक्सियल लोडिंग कहता है 50 यहाँ लगेगा तो 50 यहाँ लगना चाहिए, मैंने लगा दिया 50। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बी की बारी, बी पे कितना लग रहा है? बी पे कितना? अब 50 का बचा यहाँ पे 80 में से गया 50, तो कितना बचा? 30। वो भी कौन सा है? देखो, कंप्रेसिव। क्या है? कंप्रेसिव। तो मैंने इस पे लगा दिया कंप्रेसिव का 30। नेट कितना हो गया? ये 80। अगर 30 कंप्रेसिव आने को 30 कंप्रेसिव यहाँ लगेगा, कोई दिक्कत? तो 30 कंप्रेसिव यहाँ लग गया। 30 कंप्रेसिव अगर जब यहाँ लग जाएगा तो 30 कंप्रेसिव लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना लगा हुआ है पहले से? यहाँ पे लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन, और ये आपका लगा हुआ है पहले से 10 किलो न्यूटन। और अगर ये 10 किलो न्यूटन इस तरफ को लगा हुआ तो इस तरफ को लेगा आपका 10 किलो न्यूटन। तो ये नेट कितना हो गया? 20 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में। ये नेट कितना हो गया? 80 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में। और यही हमको गिवन है, समझे आप? देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फिर से देखो, एक ये है ए बी मेंबर, ये रहा बी सी मेंबर, और ये आपका सी डी मेंबर। ए मेंबर पे इस साइड लगने वाला 50 किलोमीटर है, तो इसको प्योर एक्सियल लोडिंग बनाने के लिए हमको यहाँ पे 50 किलोमीटर लगाना पड़ेगा। लगा दिया। इस 50 में से यहाँ पे कितना था? 80 था। 80 में से 50 इस क्रॉस, जो कि ए बी क्रॉस सेक्शन पे लग गया, तो बचा कितना? 30। जो 30 है वो इस क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। इस पे जब वो कंप्रेसिव लगेगा, कंप्रेसिव, क्योंकि देखो 50 और 30, 80 तो मिलाना ही है ना मुझे। 80 जब मुझे मिलाना है तो 50 जब ए बी पे लग गया और इस तरफ को लगा है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि जो अगला फोर्स होगा वो भी इधर ही होगा। तभी तो ये 50 और 30 ऐड होके 80 बनाएंगे, है ना। 50 और 30 होके 80 बनाएंगे, तो 50 ये लगा, 30 ये लग गया, तो 50 30 80 हो गया। और जब 30 इधर लगेगा तो 30 इस पे लगना चाहिए। इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे मेंटेन करनी है ना। तो यहाँ पे 30 इस पे लगा और 30 इस पे लग गया, तो 30 और 30 ये बैलेंस हो गया, और 30 और 30 ये कंप्रेसिव लग गया। और मैंने देखा कि जो मेरा प्रिज्मेटिक बार था ये वाला, इसमें एट डी पे 10 किलो न्यूटन पहले से लगा हुआ था, वो भी कंप्रेसिव। तो 10 किलोमीटर कंप्रेसिव लगा है और 10 किलोमीटर कंप्रेसिव यहाँ लगा दिया। तो ये नेट कितना हो गया? 20। और ये नेट कितना हो गया? 80। और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए पे लगा है 50, बी पे लगा है 80, सी पे लगा है तुम्हारा 20 और डी पे लगा है तुम्हारा 10। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इससे आपको हर एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे आपको एक्सियल लोड की वैल्यू मिल गई है। और आपको यही पता लग गया है कि जो 80 किलो न्यूटन, जो 20 किलो न्यूटन है, वो एस इन ए बी पे कितना लगा हुआ है, बी सी पे कितना लगा हुआ है, सी, और जो 20 है वो बी सी पे कितना है और सी डी पे कितना है। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अपन कुछ स्टेटमेंट बोल देते हैं। स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिएगा। लाइक इन दिस वर्टिकल लाइन शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल लोड ऑन द क्रॉस सेक्शन ए, एंड दिस 50 किलो न्यूटन shows that this 50 kilonewton axial load belongs to the cross section A bar AB, and this 30 kilonewton belongs to the member of BC. Now at the cross section C, it is 10 kilonewton belongs to prismatic bar BC, and 10 kilonewton belongs to the bar CD. ओके, तो ये हो गई आपकी चीज़ें। और अब एक जो लास्ट की जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी थी, तो वो कैलकुलेट करनी थी आपको डेल्टा एल ए डी,
तो डेल्टा एल ए डी इज डेल्टा एट ए बी, डेल्टा एल एट बी सी एंड डेल्टा एल एट सी डी। और डेल्टा एल वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे कौन सी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी? पहली वो करानी थी प्योर एक्सियल कंडीशन, प्रिज्मेटिक और होमोजेनिटी। तो प्रिज्मेटिक और होमोजेनिटी तो आपकी पहले से वेरीफाइड हो गई थी, क्योंकि ये तो प्रिज्मेटिक बार है जिसका एरिया कांस्टेंट है, और होमोजेन जिसका ई की जो वैल्यू है वो तीनों के लिए सेम है, तो होमोजेनिटी। लेकिन प्योर एक्सियल की लोडिंग हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे हमको अलग अलग एक्सियल लोड की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि बीसी पे कितना एक्सियल लोड लग रहा है, बीसी पे कितना लग रहा है, एबी पे कितना लग रहा है और सीडी पे कितना लग रहा है। तो एक्सियल लोड को कैलकुलेट करके हमने प्योर एक्सियल कंडीशन को भी हमने सेटिस्फाई करा दिया, और हमको अब ये पता लग गया है कि पीए यानी कि पीएबी पे 50 किलो न्यूटन का लग रहा है, पीबीसी पे हमारा -30 लग रहा है, और पी33 पे हमारा -10 लग रहा है। बस अब यहां से हम डाल देंगे, तो पी ए बी एल ए बी ओवर ए बी और ई प्लस पी बी सी एल बी सी ओवर ए बी सी एल बी सी ई पी सी डी एल सी डी ओवर ए सी डी एंड ई। ए और ई तो दोनों में कॉमन है, तो इसको ऐसे कर दो, ए ई पी ए बी कितना है 50 इंटू 10⁻³ इंटू एल कितना है आपका 600 mm प्लस विथ मैग्नीट्यूड रखेंगे इसको 10⁻³ और इसकी लेंथ कितनी है 1000 प्लस माइनस 10 ही है ना, -10 ही है 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1200। आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, मैं आपको उस वैल्यू बता देता हूँ कितनी वैल्यू आएगी। तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो है -0.1143 mm, और दिस नेगेटिव साइन indicates that overall there is contraction। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आराम से, और इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया कंसेप्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, और इसके अलावा भी कई टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।